बचपन में क्या आपके पास कभी कोई ऐसा सीक्रेट छुपने का लोकेशन हुआ करता था जिसके बारे में सिर्फ आपको या आपके कुछ दोस्तों को ही पता होता था? शायद आपने भी अपने बचपन में घर के पास वाले जंगल में अपने दोस्तों के साथ अपना फेवरेट हैंगआउट लोकेशन बनाया होगा, या पास के किसी सुनसान पड़े बिल्डिंग में खेलने जाया करते थे जहां बाकी लोग जाने को डरते थे। खैर, आज की कहानी एक ऐसे ही ठिकाने से जुड़ी हुई है जो 2011 की गर्मियों में मिसौरी में इन्वेस्टिगेटर्स के एक टीम के लिए बहुत खास होने वाला था। उस समय पुलिस एक रहस्यमय डबल मिसिंग केस की जांच कर रही थी और उन्हें एक ऐसे सुराग की सख्त जरूरत थी जो मामले को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। हालांकि डिटेक्टिव्स इस केस के रिलेटेड कुछ लीड न मिलने के कारण निराश थे। उनको इस जगह के बारे में पता चलते ही एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, लेकिन वहां उन्हें जो चीजें मिलती है वो अविश्वसनीय रूप से बेहद परेशान करने वाला था। और इस पॉइंट से उनका अब तक का सारा इन्वेस्टिगेशन एक नया इंटरेस्टिंग रुख ले लेता है और इस केस की परतें खुलना शुरू होता है। 911, आपकी इमरजेंसी क्या है? मैं अपनी माँ को खोज रही हूँ। उनके घर में सारी लाइटें जल रही हैं और दरवाजे खुले हैं। मैंने बहुत बार उन्हें आवाज दी और नॉक किया। मुझे अकेले घर में घुसने से डर लग रहा है। अभी आपने जो 911 की कॉल सुनी वो 18 अप्रैल 2011 की आधी रात से कुछ मिनट पहले ही की गई थी। ये जेसिका बुलाक नाम के एक 26 वर्षीय महिला द्वारा की गई थी, जिसने अपनी मां के साथ काफी समय से कांटेक्ट ना हो पाने पर परेशान होकर ग्रीन काउंटी मिसौरी में अधिकारियों से संपर्क किया था। उनकी मां रेबेका बेकी पॉटर एक 46 वर्षीय महिला थी। जेसिका ने डिस्पैचर्स को बताया कि उसकी अपनी मां के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है और इस बात को 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उन दोनों का हर दिन बात होता था और एक दिन में भी कई बार वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तो यूं अचानक पूरे 24 घंटे तक उनसे संपर्क ना हो पाना कोई आम बात नहीं थी। सबसे पहले जेसिका ने कहा कि वो चिंतित थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मां पिछले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही थी। दरअसल वो उसे अस्पताल जाने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकी इसे टाल रही थी। आखिरी बार जब उनकी बात हुई थी 17 अप्रैल को, बेकी ने कहा था कि वो देखेगी कि सुबह उसे कैसा महसूस होगा। वो संडे की रात थी और वो अगले दिन अपने ऑफिस को मिस करना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब सुबह उसे उसकी माँ का फोन नहीं आया तो उसने अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ फोन नहीं उठा रही थी। उसने ये देखने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को फोन करना शुरू कर दिया कि क्या उन्हें उसकी माँ के बारे में कुछ पता है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी बेकी के बारे में कोई जवाब नहीं था। 18 अप्रैल की रात होते होते जेसिका बहुत कंसर्न हो गई और घर जाकर अपनी मां को चेक करने का फैसला किया। वो अपनी कार में बैठी और 45 मिनट की ड्राइव करके अपने घर पहुंची, जो विलर्ड शहर के ठीक बाहर ग्रीन काउंटी के एक रूरल एरिया में स्थित था। बेकी अपने पति रसल, जो कि 34 इयर्स का था और जिसे सभी रस्टी के नाम से पुकारते थे, उसके साथ वहां एक पुराने फार्म हाउस में रहती थी। जेसिका ने वहां उस फार्म हाउस में 1 या 2 बार ही पहले विजिट किया था। वो ज्यादातर समय उसकी माँ के साथ फोन से ही कांटेक्ट पर रहती थी, लेकिन उस रात जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। वहां कुछ तो गड़बड़ जरूर हुआ था। देर रात होने के बावजूद वहां का मेन गेट खुला हुआ था, जैसे कि कोई कुछ समय के लिए बाहर आया हो। जेसिका दरवाजे तक चली गई और अपनी माँ को कई बार पुकारा। अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, हालांकि सारे लाइट्स जल रहे थे। और उसने वहां बेकी के कार को भी पार्क देखा, जो कि उसकी माँ और रस्टी का इकलौता कार था जिसको दोनों यूज करते थे। अपनी माँ को वहां ना पाकर और सारा कुछ देखने के बाद वो डर जाती है और घबराकर फौरन 911 को कॉल करती है। जब ग्रीन काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के अधिकारी फार्म हाउस पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत इस बात को साफ कर दिया और कंफर्म किया कि वहां कोई बाहर से नहीं आया था, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे यह साबित होता कि कोई जबरदस्ती उस घर में दाखिल हुआ है। ये बिल्कुल अजीब और परेशान करने वाली बात थी, क्योंकि घर के अंदर भी कोई नहीं था और बेकी और उसके हस्बैंड रस्टी का भी कहीं कोई सुराग नहीं था। इनफैक्ट उस घर के अंदर कुछ ऐसे अजीबोगरीब चीजें थी जिसने पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही अधिकारियों ने अंदर कदम रखा, उन्हें बहुत तेज ब्लीच का गंध मिलना शुरू हुआ। वो ब्लीच वाला गंध सारे घर पे फैला हुआ था, लेकिन किचन से कुछ ज्यादा ही आ रहा था। उन्होंने किचन जाकर देखा तो उन्हें पूरे फर्श पर ब्लीच फेंका हुआ दिखा और एक भरा हुआ ब्लीच का बोतल सिंक के नीचे रखा हुआ था। पुलिस को वहां एक ऐसा कमरा मिला जिसे शायद एक ऑफिस के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था और उस रूम की हालत बिल्कुल खराब थी। फर्श पर चारों ओर उलझे हुए वायर्स बिखरे पड़े हुए थे। वहां एक मॉनिटर भी था
जिसे देखकर लग रहा था उसे जल्दबाजी में फ्लोर पर फेंक दिया गया है। उस घर के मास्टर बेडरूम की भी तलाशी ली गई, जहां पे सारी चीजें फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे। वहां फ्लोर में तकिया, ब्लैंकेट और बाकी रूम का सामान बिखरा पड़ा हुआ था और वहीं बेकी का मोबाइल और उसका पर्स भी था। बिस्तर के मैट्रेस की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दी वहां से उठ गया हो। सुबह होते होते आखिरी 2 सुराग उनके सामने आने वाले थे और ये 2 सुराग सबसे परेशान करने वाला था, क्योंकि इससे यह साबित होता था कि पोर्टर दंपति उस घर में उस रात अकेले नहीं थे। जैसे ही ये बात फैली कि रस्टी और बेकी पोर्टर गायब है, हर कोई शुरू में ऐसा सोच रहा था कि वो दोनों लौट आएंगे, लेकिन समय बीतता गया और उन दोनों का कोई पता नहीं चला। लोगों को ऐसा भी लग रहा था कि शायद दोनों अपनी मर्जी से कहीं गए हैं, लेकिन जांचकर्ताओं को उनके घर पर ऐसी चीजें मिली जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए हैं। बेकी के सेल फोन और पर्स के अलावा, जिसमें उसके कैश, क्रेडिट कार्ड और आईडी थी, डिटेक्टिव्स को उसकी बेड साइड टेबल पर रस्टी की दवाएं मिली। ये गोलियां और दवाएं थी जो उन्हें कैंसर के इलाज के बाद रोजाना लेनी थी, और इन दवाओं को यूं छोड़कर वो दोनों इतने दिनों तक बाहर नहीं जा सकते थे। ये भी सवाल था कि रस्टी और बेकी बिना अपने कार के घर से बाहर कैसे जा सकते थे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन दोनों की फोर्ड मुस्टांग कार वहीं घर के ड्राइववे पर ही पार्क थी, और उससे भी अजीब बात यह थी कि कार की चाबियां कार के अंदर इग्निशन में ही रखी हुई थी। यहां तक कि रस्टी और बेकी के जूते भी उनके घर के अंदर ही मिले। डिटेक्टिव्स का पहला थियरी यह था कि शायद वो दोनों देर रात हुई किसी रॉबरी का शिकार हुए होंगे। हालांकि उस घर का सीन ऐसे किसी रॉबरी की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, क्योंकि ना ही सिर्फ उनका कैश और कार वहीं पड़ा था, बल्कि घर के बाकी कीमती सामान को भी हाथ नहीं लगाया गया था। जैसे कि उनका बिग स्क्रीन टीवी, कंप्यूटर और घर के कई चीजें जो कीमती थी, उन्हें हाथ नहीं लगाया गया, वो वहीं के वहीं थे। ये सब हमें उन 2 सुरागों की ओर ले जाते हैं जिनके बारे में मैंने पहले बताया था और जिन्होंने डिटेक्टिव्स को इस उलझते हुए केस को सुलझाने में काफी मदद की। पहला इंपॉर्टेंट सुराग वहां के सिक्योरिटी कैमरे थे, जिसे घर के बाहर किसी ने तोड़ फोड़ कर फेंक दिया था। उस घर के चारों ओर सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे, जिसे तोड़ दिया गया था, और इन कैमरों से कनेक्टेड वायर्स घर की दीवारों से होकर उसी ऑफिस रूम तक जाती थी जहां सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस फिर से उस ऑफिस रूम में गई और इस बार गौर से देखने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि वहां वायर्स और मॉनिटर्स को छोड़कर कंप्यूटर गायब था, जिस पर सारा डेटा रिकॉर्ड होता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि उस घर से बेकी और रस्टी के अलावा सिर्फ वो कंप्यूटर ही गायब था। ये जाहिर था कि कोई नहीं चाहता था कि अधिकारियों को वो फुटेज मिले। दूसरा सुराग भी उतना ही इम्पोर्टेंट और परेशान करने वाला था। किचन में डिटेक्टिव्स ने पहले ही देखा था कि एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, पर उस समय उन्हें उसमें कुछ अजीब नहीं दिखा। लेकिन बाद में जब सुबह की रोशनी में उन्होंने कुछ फड़फड़ाते हुए देखा, तो उन्हें मालूम पड़ा कि खिड़की का स्क्रीन कटा हुआ है, यानी कोई बाहर से खिड़की का स्क्रीन काटकर अंदर आया था और अपने उंगलियों का निशान और डीएनए मिटाने के लिए वहां ब्लीच का इस्तेमाल किया था। इन 2 सुरागों के बाद यह साबित हो गया कि पुलिस का सामना एक शातिर क्रिमिनल या गैंग से हुआ है, जिसने इस क्राइम को बहुत स्मूथली एग्जीक्यूट किया है। सवालों से घिरे पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए जांच पर लग गए। सवाल ये था कि रस्टी और बेकी को कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। जवाब के लिए पुलिस ने उन लोगों से कांटेक्ट किया जो उन दोनों को अच्छी तरह जानते थे, उनके दोस्तों और परिवार वालों से। उन्होंने रस्टी की मां के से शुरुआत की, जो फार्म हाउस के ठीक पीछे एक छोटे से घर में रहती थी। उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि आखिरी बार उसने अपने बेटे से 17 अप्रैल की रात को बात की थी। उसी शाम जेसिका ने भी बेकी से आखिरी बार बात की थी। रस्टी अपने माँ के घर थोड़ी देर के लिए आया था और साथ ही उसने बेकी के लिए कुछ दवाएं भी ली थी, क्योंकि बेकी की तबीयत थोड़ी खराब थी। के ने कहा कि उसकी बातचीत में कुछ भी अजीब नहीं था और उसका बिहेवियर भी नॉर्मल लग रहा था। अनफॉर्चुनेटली के पास और कुछ नहीं था डिटेक्टिव्स की मदद के लिए, लेकिन उनके बयान ने इस केस के टाइमलाइन के डिटेल्स में जरूर मदद की। के ने यह भी कहा कि अगले दिन सुबह उठने के बाद उन्होंने बेकी की कार को उनके घर के बाहर ड्राइववे पर देखा था और उन्हें थोड़ा अजीब लगा था, क्योंकि उनके मुताबिक बेकी सुबह जल्दी उठकर काम पर जाया करती थी। वो सुबह के 7:30 होने से पहले घर से निकल जाती थी, लेकिन उन्हें लगा कि बीमार होने के कारण शायद आज वो काम पर नहीं गई। वहीं पास में बेकी और रस्टी के इकलौते पड़ोसी का घर भी था, जो रस्टी की मां के का भाई रॉबर्ट कैम्बल है। रॉबर्ट 120 एकड़ में फैला अपने और के पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पर भी रहता था
हालांकि पुलिस को रॉबर्ट को मिलने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो एक ट्रक ड्राइवर था और उस समय अपनी पत्नी कैरोलिन के साथ टेक्सास जा रहा था। इस बीच डिटेक्टिव्स ने परिवार वालों से रस्टी और बेकी के रिश्ते के बारे में पूछा। क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम था जिसके बारे में वे जानते थे, या कोई ऐसा आदमी जिससे उनकी दुश्मनी थी? इस सवाल पर के को फौरन बेकी के एक्स हस्बैंड का ख्याल आया। रस्टी से मिलने से पहले बेकी की शादी एक चर्च के पास्टर के साथ हुई थी और वो दोनों 26 साल तक साथ में थे। जो लोग उनके करीब थे उन्होंने कहा कि उनका तलाक बहुत बुरी तरह हुआ था। स्पेशली दोनों के बीच एक रेस्टोरेंट को लेकर काफी लंबी कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिसे दोनों ने मिलकर खोला था। दोनों ही उस रेस्टोरेंट के मालिकाना हक के लिए कोर्ट पे एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने बेकी के एक्स हस्बैंड से पूछताछ किया, लेकिन यह जल्द ही कंफर्म हो गया कि उसका रस्टी और बेकी के गायब होने से कोई लेना देना नहीं था। जिस दिन बेकी और रस्टी गायब हुए थे वो कहीं दूसरे शहर में था और इस बात के काफी ठोस सबूत मौजूद थे। इनफैक्ट बेकी के बारे में सुनकर वो भी इमोशनल और परेशान हो गया था। एक्स हस्बैंड से शक की सुई हटने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने रस्टी और बेकी के प्राइवेट लाइफ की थोड़ी गहराई से जांच शुरू कर दी और फिर उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इस केस को एक और इंटरेस्टिंग मोड़ पर ले गया। उन दोनों के घर के अंदर डिटेक्टिव्स ने बेकी के लिखे कुछ खत बरामद किए जो उसने रस्टी के लिए लिखा था। उन लेटर्स में साफ पता चल रहा था कि बेकी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और वो रस्टी से खुश नहीं लग रही थी। जब पुलिस ने उसकी बेटी जेसिका से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि हाल ही में उसकी मां ने उसे बताया था कि उसके और रस्टी के बीच काफी बहस होती थी। हालांकि रस्टी और बेकी की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था जब वो लापता हुए थे, लेकिन हर कोई उन दोनों के रिश्ते को पसंद नहीं करता था। कुछ लोग उनके बीच की 12 साल की एज गैप से खुश नहीं थे और जेसिका और उसका भाई उन दोनों की शादी में भी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन रस्टी के परिवार वालों का इस बारे में कुछ और ही कहना था। उन्होंने कहा कि रस्टी बेकी के साथ बहुत खुश था और बेकी से मिलने से पहले उसकी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट उन दोनों के प्यार ने ही उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था। एज ए साइड नोट मैं यहाँ ये बता दूं कि मेरे ऑनलाइन रिसर्च के मुताबिक बहुत सारे सोर्सेस ने यह बताया है कि रस्टी बेकी से मिलने से पहले एक नशेड़ी और ड्रग एडिक्ट था। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये सारे सोर्सेस रस्टी के लाइफ के बारे में बहुत अच्छी तरह नहीं जानते थे, पर मैंने रिसर्च के दौरान उसके ऑनलाइन ऑबिचुरी में पढ़ा है कि वो प्रोफेशनल कार रेसिंग में मैकेनिक हुआ करता था और 2000 के दशक के दौरान उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ जिससे उसका कैरियर खत्म हो गया और शायद इसीलिए रस्टी ने नशा करना शुरू किया था। हालांकि मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, पर यह बात तो सब मानते थे कि बेकी के आने के बाद रस्टी बदल गया था और नशे और डिप्रेशन से बाहर आ गया था। रस्टी के परिवार वालों में से हर किसी ने कहीं ना कहीं ये बात कहा था कि रस्टी बेकी से बहुत प्यार करता था और इसीलिए उसने अपनी जिंदगी बदल दी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर रस्टी और बेकी में इतना ही प्यार था और वो खुश थे तो वहां घर पर पाए गए लेटर्स का क्या मतलब है जिसे पुलिस ने बरामद किया था? रस्टी के भाई बहनों के अनुसार उन दोनों के बीच का टेंशन जरूरी नहीं कि उनके रिश्ते को लेकर था। उनके बीच का टेंशन किसी और के लिए था जो उनका ही फैमिली मेंबर था। वो कोई और नहीं बल्कि रस्टी का मामा और पड़ोसी रॉबर्ट कैम्बल था। ये सबको पता था कि रस्टी और रॉबर्ट की आपस में नहीं बनती थी। 120 एकड़ प्रॉपर्टी को लेकर रॉबर्ट अपनी बहन के से खुश नहीं था क्योंकि के ने रस्टी और बेकी को उनका पुराना फार्म हाउस दे दिया था। कई दिनों की जांच के बाद डिटेक्टिव्स फाइनली रॉबर्ट को पूछताछ के लिए मिलते हैं जब वो टेक्सास से वापस लौटा और अब तक इन्वेस्टिगेटर्स ने कई सारे फैक्ट्स जुटा लिए थे जिनके बारे में उनको रॉबर्ट से जवाब मांगना था। यह पता चला कि गायब होने से पहले के हफ्तों में रस्टी और रॉबर्ट ने एक दूसरे के खिलाफ कई बार प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए अप्लाई किया था। इन कोर्ट फाइलिंग्स में से एक में रस्टी ने यह लिखा था कि उसके मामा ने एक दिन उसके घर के पास से गुजरते हुए उसे बुरी तरह डराया था। जब इस सब के बारे में रॉबर्ट से पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि उसके और उसके भतीजे के बीच उस दिन काफी कहासुनी हुई थी और दावा किया कि दोनों तरफ से धमकियां दी गई थी। हालांकि उसने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कहा था और बताया कि उसके पास रस्टी से डरने का ज्यादा रीजन है क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा है और वो कई सारे हेल्थ इश्यूज से जूझ रहा है, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रस्टी को फिजिकली हर्ट कर सकेगा। उन्होंने उन दोनों के गायब होने में अपना हाथ होने से सख्ती से इनकार किया और कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी अपने भतीजे और उसकी नई पत्नी को चोट पहुंचाने का नहीं सोचा। क्या तुम मेरी आंखों में देखकर ये बता सकते हो कि इस केस में तुम्हारा हाथ नहीं है? मेरा इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। वो तुम्हारी बहन का लड़का था
खून का रिश्ता। आप एक अच्छे पुलिस अधिकारी हैं, लेकिन आप बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जाहिर है इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ रॉबर्ट की बातों पर यकीन नहीं करने वाले थे, इसलिए उन्होंने रॉबर्ट के लोकेशन और बाकी डिटेल्स का डेटा निकाला और काफी जांच करने के बाद ये कंफर्म हो गया कि रॉबर्ट सच बोल रहा था कि वो और उसकी वाइफ उस समय टेक्सास के रूट पर ही थे। अब डिटेक्टिव्स को कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उनके पास इस केस को आगे बढ़ाने के लिए कोई लीड नहीं था। ये तो कंफर्म था कि किसी ने बेकी और रस्टी को गायब करा था, लेकिन डिटेक्टिव्स के पास कोई सबूत नहीं था और ऐसा कोई नहीं था जिस पर शक जाता हो। अगले कुछ हफ्तों में 120 एकड़ वाले प्रॉपर्टी की जांच चलती रही। इस बीच रस्टी और बेकी के दोस्तों और परिवार वालों ने इस केस को एक्टिव रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिशें की। उन्होंने हजारों फ्लायर्स प्रिंट करके पूरे शहर में हर जगह लगवा दिया और साथ ही वहां के लोकल मीडिया में अनगिनत इंटरव्यूज देते रहे ताकि उन दोनों के बारे में कुछ पता चल सके। बेकी और रस्टी के फैमिली वालों का सिर्फ उतना ही उम्मीद था कि वो दोनों सही सलामत घर लौट आए। करीब 3 महीनों तक ये सब चलता रहा और परिवार वालों ने भी हार नहीं मानी। फाइनली डिटेक्टिव्स को एक फोन कॉल आता है, पर यह कॉल ऐसा कॉल नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। जुलाई 2011 में ग्रीन काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के इन्वेस्टिगेटर्स को रस्टी और बेकी पोर्टर केस पे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। वो खबर वहां के एक जेल का कैदी था जिसने कहा था कि उसके पास इस केस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो डिटेक्टिव्स की मदद कर सकता है। उसके बताए डिटेल्स ने इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा दिए। उस कैदी ने अधिकारियों को बताया कि गिरफ्तार होने से कुछ दिन पहले एक रात वो किसी बार में गया था और वहां उसकी मुलाकात टोनी फ्रेंड नाम के एक आदमी से हुई। दोनों जब एक दूसरे से बात कर रहे थे तब टोनी ने शराब के नशे में काफी कुछ कहा था। वो अपने किए कई अपराध के बारे में बहुत गर्व से बता रहा था। उस कैदी ने यह दावा किया कि टोनी ने इसी बीच रस्टी और बेकी का भी जिक्र किया था। टेक्निकली टोनी ने यह नहीं कहा था कि उसने उन दोनों का कत्ल किया है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली काफी कुछ कह दिया था। उस कैदी के मुताबिक उसने एग्जैक्ट उसी के शब्दों में यह कहा था कि उसने उन दोनों का बर्थडे छीन लिया था। वैसे तो डिटेक्टिव्स ने उसकी बातों को 100% सच नहीं माना और टोनी के बारे में छानबीन शुरू की। जैसे ही उन्हें टोनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ, उनको भी टोनी के ऊपर शक हो गया। 43 इयर्स के टोनी का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का हिस्ट्री बहुत लंबा था, जिसमें कई हिंसक अपराध और हथियार से संबंधित अपराध शामिल थे। इनफैक्ट उसके क्रिमिनल हिस्ट्री ने उसे इस केस में एक मुख्य संदिग्ध बना दिया। जब अधिकारियों को टोनी के सेल फोन रिकॉर्ड का पता चला, ये बात और भी क्लियर हो गया कि 17 अप्रैल की रात को जब रस्टी और बेकी गायब हुए थे, टोनी भी उसी इलाके में था जहां पोर्टर कपल का फार्म हाउस है। इन्वेस्टिगेटर्स ने टोनी से पूछताछ शुरू की, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। टोनी ने दावा किया कि वो उन दोनों से कभी नहीं मिला और उनके गायब होने से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और अगर जवाब देता भी तो काफी टाल मटोल करते हुए सावधानी से दे रहा था। और उसने इस बात को भी छुपाया कि वो सीडर क्रीक मिसौरी में पला बड़ा है। इन्वेस्टिगेटर्स को यह बात अजीब लगी कि क्यों उसने अपने बारे में इस बात को छुपाया था। अपने होम टाउन को छुपाने की कोशिश करने का टोनी का क्या रीजन हो सकता है। जब उन्होंने उसके सेल फोन रिकॉर्ड पर दोबारा नजर डाली तो उन्होंने सोचा कि शायद राज के ऊपर से पर्दा हट पाएगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने टोनी फ्रेंड के कुछ रिश्तेदारों से बात करने का फैसला किया। टोनी के परिवार से पूछताछ करते समय जांचकर्ताओं ने पूछा कि क्या ऐसी कोई जगह है जहां वो अक्सर जाता था, ऐसा जगह जहां वो चिल्लाउट करने या अकेले समय बिताने जाता हो। और ऐसा एक लोकेशन बार बार उसके कई रिलेटिव्स के मुंह से सुनने को मिला। टोनी के कजिन सिस्टर ने उस जगह का नाम बुलडोजर प्लेस बताया। कजिन ने डिटेक्टिव्स को बताया कि बुलडोजर वाली जगह वो जगह थी जहां वो, टोनी और परिवार के बाकी मेंबर्स बचपन में खेला करते थे। इस सीडर क्रीक के पास टेने काउंटी में एक घने जंगली इलाके में था जहां गाड़ियों का जाना मुश्किल था। आप उस जगह से ठीक पहले एक बड़े खुले मैदान तक गाड़ी ले जा सकते हैं, लेकिन उससे आगे पैदल ही जाना होगा, टोनी के कजिन ने पुलिस को बताया। कजिन ने बताया कि उन्होंने इसे बुलडोजर वाली जगह इसलिए कहा था क्योंकि वहां एक पुराना बुलडोजर फेंक दिया गया था। उसके बगल में ही कुछ पुराने टूटे फूटे केबिन्स थे जिन्हें भी कई साल पहले छोड़ दिया गया था। और वहीं एक केबिन था जो टोनी का फेवरेट था, जहां वो अक्सर आता था और बैठता था। उस केबिन को ढूंढना मुश्किल नहीं है
क्योंकि उस स्पेशल केबिन के पास ही एक पुरानी नाव पड़ी है। इन्वेस्टिगेटर्स को इस जानकारी से बहुत मदद मिली, क्योंकि फोन रिकॉर्ड की मदद से उन्हें यह तो पता था कि 17 अप्रैल को पोर्टर्स के घर के इलाके से निकलने के बाद वो करीब 130 किलोमीटर साउथ की ओर निकल गया था और सीडर क्रीक के आसपास कहीं था, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। और अब उन्हें उस जगह का पता चल गया। 21 जुलाई को इन्वेस्टिगेटर्स टेने काउंटी शेरिफ के ऑफिस के कुछ ऑफिशियल्स के साथ बुलडोजर प्लेस की ओर निकले। वो सीधा उस टूटे हुए कैबिन में गए जिसके बारे में टोनी के कजिन ने बताया था। पर उस कैबिन में घुसने से कुछ दूर पहले से ही उन्हें तेज सड़न की बदबू आना शुरू हो गया। कैबिन के बीचों बीच मलबे का एक बड़ा ढेर था और जब इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे साफ किया तो उन्हें लकड़ी के फर्श में एक छेद दिखाई दिया। छेद से अंदर देखने पर उन्हें 2 लोगों के शव दिखाई दिए और शव परीक्षण से पता चला कि उनकी मौत राइट कनपट्टी में गोली लगने से हुई थी। बुरी तरह सड़ने के कारण जांचकर्ताओं को उनकी पहचान करने के लिए डीएनए और दांत के रिकॉर्ड का यूज करना पड़ा, लेकिन जल्द ही सबका डर सच हो गया। ये रस्टी और बेकी पोर्टर के शव थे। क्राइम सीन की जांच करने के बाद यह पता चला कि उन दोनों को वहीं मारा गया है। इस बुरी खबर ने बेकी और रस्टी के परिवार वालों को तोड़ दिया। बेशक उन्हें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन इस बात को अभी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब भी यह पहेली थी कि आखिर क्यों कोई उन दोनों को बिना किसी लालच के मारना चाहेगा। इन्वेस्टिगेटर्स के पास भी इस मर्डर के मोटिव का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके पास एक रास्ता था जिससे वो सभी सवालों के जवाब निकाल पाते। ग्रीन काउंटी शेरिफ ऑफिस के इन्वेस्टिगेटर्स ने अब अपना सारा ध्यान रस्टी और बेकी के हत्यारे को खोजने और जस्टिस दिलाने पर फोकस करने की ठान ली। और इस केस में आगे बढ़ने से पहले उन्हें पहला पड़ाव पार करना होगा। सारे सबूत उनके मुख्य संदिग्ध यानी मेन सस्पेक्ट टोनी फ्रेंड को अपराधी होने की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि अधिकारियों को पता था कि केस में इस बड़ी सफलता के बाद भी उससे गुनाह कबूल करवाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। टोनी एक शातिर अपराधी था और उसके साथ किए गए पिछले पूछताछ ने यह साबित कर दिया कि वो इन्वेस्टिगेटर्स के आगे झुकने वाला नहीं था। लकीली उनके पास कोई और भी था जिससे पूछताछ करके उनके सवालों का जवाब निकाला जा सकता था। एक्चुअली जब पुलिस ने सेल फोन रिकॉर्ड को दूसरी बार खंगाला तो उन्होंने टोनी के अलावा उसके कॉन्टैक्ट्स के बाकी लोगों का भी डिटेल्स निकाला जिनसे वो लगातार संपर्क करता था, जिसमें उसके परिवार के कई सदस्य शामिल थे। और फोन लोकेशन डेटा के मुताबिक 3 लोग थे जो 17 अप्रैल की रात को टोनी के साथ साथ ही उसी रास्ते पर ट्रेवल कर रहे थे। उसकी पत्नी वेंडी फ्रेंड, भतीजा डस्टी हिक्स और उसका बेटा फिलिप। फिलिप केवल 26 इयर्स का था और इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि सबसे कम उम्र होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होगा। शुरुआती पूछताछ में फिलिप ने इस केस के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और कहा कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। इस पर इन्वेस्टिगेटर्स ने यह फैसला किया कि अब फिलिप के खिलाफ भी हत्या के आरोप लगाए जाएंगे। ऐसा सुनते ही फिलिप बात करने के लिए तैयार हो गया। फिलिप ने कहा कि अपराध से कुछ दिन पहले उसके पिता नौकरी के सिलसिले में उसके पास आए थे और कहा था कि 2 बर्थडे छीनने के बदले में उन्हें $100,000 मिलेगा। फिलिप ने कहा कि 17 अप्रैल की रात को उसका पिता टोनी, माँ वेंडी और डस्टी उनके ट्रक से रस्टी और बेकी पोर्टर्स के फार्म हाउस की ओर निकले। देर रात का समय था। उसकी माँ ट्रक पर ही रुकी, जबकि बाकी लोगों ने स्की मास्क और ग्लव्स पहन रखे थे और जमीन में रेंगते हुए उनके गेट से अंदर आकर फार्म हाउस तक पहुंचे ताकि वो सिक्योरिटी कैमरों की नजर से बच सके। शुरुआत में उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद डस्टी ने देखा कि रसोई की खिड़की थोड़ी खुली हुई है। उसने उस आधी खुली खिड़की का स्क्रीन काटा और फिर टोनी और फिलिप ने डस्टी को उठाया ताकि वो ऊपर चढ़कर खिड़की से अंदर जा सके। अंदर जाने के बाद उसने घर के पीछे का दरवाजा खोल दिया ताकि वो दोनों भी अंदर आ सके। इसके बाद वे तीनों मास्टर बेडरूम में चले गए, जहां उन्होंने सोते हुए रस्टी और बेकी के ऊपर हमला कर दिया। मेरे पिता ने उसे किचन में घुसने में मदद की और उसने पीछे का दरवाजा खोल दिया। फिर हम अंदर घुस गए। हम उनके बेडरूम में घुसे और पापा ने लाइट ऑन कर दिया। वो दोनों डर के बिस्तर से उछल पड़े। मेरे पिता ने उनके ऊपर बंदूक तान दिया। वे दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। उन्होंने उन्हें चुपचाप बैठने की धमकी दी।
फिलिप ने उन दोनों के ऊपर बंदूक तानते हुए कहा कि उसने सिक्योरिटी कैमरों को तोड़ दिया है और उसके कंप्यूटर को भी चुरा लिया है, जिसमें सिक्योरिटी फुटेज के रिकॉर्डिंग का डेटा सेव होता है ताकि पुलिस को उनका फुटेज ना मिले। उन्होंने फोरेंसिक सबूतों से बचने के लिए पूरे किचन में ब्लीच छिड़क दिया था जहां से उन्होंने घर पे एंट्री की थी। उन्होंने अपने कपड़ों के ऊपर से कलाइयों और टखनों यानी एंकल्स के चारों ओर डक टेप भी लगाया था ताकि वहां उनका एक भी बाल ना गिर पाए। उसके बाद फिलिप ने बताया कि वो रस्टी और बेकी को ट्रक पर ले गया। उनके हाथों पर जिप बांध दी गई थी और उन्हें जबरदस्ती ट्रक के अंदर डाल दिया गया। फिलिप ने कहा कि वो दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि वो कौन है और उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे थे? हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप लोग कौन हो? प्लीज हमें मत मारो। वो दोनों बार बार बस यही कह रहे थे। फिलिप ने कहा कि उन्होंने वेंडी को घर पर छोड़ दिया और फिर टेनी काउंटी के एक ग्रामीण और जंगली इलाके में चले गए। अब तक इन्वेस्टिगेटर्स को पता चल गया था कि यह बुलडोजर प्लेस है। जंगल के ठीक पहले मैदान में ट्रक पार्क करने के बाद और डस्टी और फिलिप को वहीं बैठकर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद टोनी ने रस्टी और बेकी को भी बाहर निकाला। पीठ पर बंदूक रखकर और पजामे के अलावा कुछ भी न पहनकर टोनी ने उन दोनों को अंधेरे में नंगे पैर चलने को कहा। फिलिप ने कहा कि वो और डस्टी करीब 10 मिनट तक वहां बैठे रहे और फिर उन्होंने गोली चलने की आवाज सुनी और फिर अगले 10 मिनट बाद फिर से उन्होंने दूसरी गोली चलने की आवाज सुनी। फिलिप ने कहा कि जब तक उसने अपने पिता को जंगल से अकेले लौटते नहीं देखा था तब तक उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा जुर्म कर दिया है। मुझे पता है आप शायद ये सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी बताने के बावजूद फिलिप ने ये उजागर नहीं किया कि आखिर वो $100,000 कौन दे रहा था। Did your dad tell you who had asked him to do this job? Robert and Robert's wife, my dad's sister. फिलिप ने कहा कि पैसे का ऑफर देने वाला कोई और नहीं बल्कि रस्टी के मामा रॉबर्ट कैम्बल और रॉबर्ट की पत्नी कैरोलीन थे। पहेली की परतें खुलने के बाद यह पता चला कि पोर्टर कपल को मारने की साजिश के पीछे रॉबर्ट कैम्बल का हाथ था, जबकि अधिकारियों को पहले से ही पता था कि वो रस्टी को विरासत में मिले फार्म हाउस और जमीन को लेकर नाराज था। वास्तव में इसका एक दूसरा मकसद भी था। रॉबर्ट अपनी प्रॉपर्टी में कुछ इलीगल काम करता था जिसमें मेनली चोरी का सामान बेचने का धंधा था। रस्टी और बेकी इस इलीगल धंधे को पसंद नहीं करते थे और कई बार इसको लेकर कंप्लेंट किया था और यही एक बड़ा कारण था बेकी और रस्टी के बीच का टेंशन का। जो लेटर्स बेकी ने रस्टी को लिखे थे उसमें इस बात का भी जिक्र था। रॉबर्ट के इलीगल धंधे के चलते वहां आसपास अक्सर गुंडे किस्म के लड़के घूमते रहते थे जिनसे बेकी डरी हुई रहती थी और इसी वजह से रस्टी ने वो सारे सिक्योरिटी कैमरे लगा रखे थे। इस बात से नाराज होकर कि रस्टी और बेकी उसके धंधे में इंटरफेयर कर रहे थे, रॉबर्ट कैम्बल उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था और इस काम के लिए टोनी फ्रेंड से अच्छा कैंडिडेट उसके पास नहीं था। वो न केवल रॉबर्ट का ब्रदर इन लॉ था बल्कि वो चोरी के धंधे में भी उसका पार्टनर था। हालांकि आखिर में ऐसा लगा कि रॉबर्ट ने टोनी को भी धोखा दिया था। जब डिटेक्टिव्स ने टोनी और रॉबर्ट के रिश्ते की जांच की तो उन्हें उनके बीच बहुत सारे फोन कॉल का पता चला, लेकिन उन्हें कभी भी इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि पैसे का लेन देन हुआ था। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट का असल में पैसे देने का कोई इरादा ही नहीं था। रॉबर्ट कैम्बल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो अब भी दावा कर रहा था कि उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। I swear on the Bible, I had nothing to do with that deal. I have nothing to hide. I was not here when all this happened. वो ये कहते हुए अपनी बात पर अड़ा रहा कि जब अपहरण और हत्याएं हुई तो वो क्राइम सीन के आसपास भी नहीं था। जब केस में चार्जेस लगाए गए तो टोनी और डस्टी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। टोनी को बिना पैरोल की ऑप्शन के आजीवन कारावास की सजा मिली, जबकि डस्टी हिक्स को 2 आजीवन कारावास की सजा मिली। वेंडी ने कोर्ट में अपील की और उसका मुकदमा चला। उसे भी इस जुर्म में दोषी पाया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा हुई। जब रॉबर्ट कैम्बल ने भी मुकदमा चलाने का ऑप्शन चुना तो अधिकारी शुरू में घबरा गए क्योंकि रॉबर्ट को इस केस से कनेक्ट करने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लेकिन फिलिप अपने पिता के खिलाफ गवाही देने के लिए राजी हो गया और आखिर में एक पावरफुल विटनेस बन गया। फाइनली रॉबर्ट को 2nd डिग्री मर्डर के 2 मामलों में दोषी पाया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपने कॉपरेशन और गुनाह कबूलने के लिए
फिलिप फ्रेंड की सजा को कम करके 10 साल दी गई। रिपोर्ट्स के अनुसार रॉबर्ट कैम्बल की पत्नी कैरोलिन ने ग्रैंड जूरी को झूठी गवाही देने की आरोप के चार्जेस में मुकदमे के दौरान एक दिन आत्महत्या कर ली। इस वीडियो के लिए रिसर्च और राइटअप के दौरान मेरे दिमाग में बार बार बस एक ही बात आ रहा था कि बुरी तरह डरे हुए रस्टी और बेकी उस समय क्या सोच रहे थे जब उनको रात के अंधेरे में उस जंगल में नंगे पांव आगे बढ़ने को कहा गया। ये जानना कि वो उनका आखिरी पल था एक दूसरे के साथ, इट्स टू हार्ट ब्रेकिंग टू इवन इमेजिन, खासकर तब जब उनके सामने सारी जिंदगी पड़ी थी, सालों का प्यार, खुशियां और यादें थी जिन्हें वो अब कभी भी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। और ये सब खत्म करने वाला उनके परिवार का ही एक लालची इंसान था। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इससे गुजरना कितना दर्दनाक था, खासकर के लिए जिसने न केवल अपने बेटे को खो दिया बल्कि उसे इस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि उसका अपना भाई इसका कारण था। तो आज के लिए बस यहीं तक। बिफोर रैपिंग अप, आई वुड लाइक टू टेक अ सेकंड टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू एवरीवन हु हैज मेड इट दिस फार इनटू द वीडियो। Seriously, thank you so much for watching. If you found today's upload interesting and informative, I would be honored if you'd consider liking and subscribing, as well as hitting the notification bell and selecting all notifications to stay up to date with my latest releases. Thank you for watching.